इस वीडियो के अंत तक आपको वो सारा जानकारी मिल जाएगा जो आप बहुत समय से जानना चाहते थे। अगर आप पूरी तरीके से नए भी होंगे तो ये वीडियो देखने के बाद आपको वो सारा चीज मिल जाएगा जो आप अलग अलग वीडियो में ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। इस वीडियो में आपको सबसे पहले मिलेगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग का क्या है, इंट्राडे ट्रेडिंग को कैसे करते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या है, इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैनुअली कैसे बनाते हैं, इसमें इंडिकेटर्स हम कौन कौन सा इस्तेमाल कर सकते हैं, बेस्ट इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं, प्रॉफिट और लॉस का नजरिया आपका क्या होना चाहिए और रिस्क टू रिवॉर्ड आपका पक्के तौर पे क्या होना चाहिए। ये सारा चीज आज हम एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। 2026 आपके लिए एक बहुत शानदार समय लेके आने वाला है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए एक शेयर जिसकी कीमत यहाँ पर है 150 रुपए, जो डिलीवरी में 150 मिल रहा है हमें, लेकिन हमें ये 30 रुपए में भी मिल सकता है अगर हम इसको इंट्राडे में लेते हैं। इसका मतलब है कि सीधा सीधा मुझे 5 गुना का यहाँ पे रियायत मिल रहा है, मुझे सस्ता मिल रहा है, 5 गुना सस्ता मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास 1000 रुपए है तो मैं पूरा 5000 रुपए का यहाँ पे शेयर्स ले सकता हूँ, या अगर मेरे पास 10,000 रुपए है तो मैं पूरे 50,000 रुपए का यहाँ पर शेयर खरीद सकता हूँ। ये इंट्राडे में संभव है। लेकिन ऐसा क्यों है, इसके पीछे क्या कंडीशंस है, हमें क्यों इतना सस्ता मिलता है, ये सारी बातों को मैं आपसे पूरा विस्तार से डिस्कस करूंगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग होता क्या है। सारी चीज को देखने के लिए, समझने के लिए इस वीडियो में पूरा बने रहने की आपको बहुत ज्यादा आवश्यकता है। आइए शुरू करते हैं। थोड़ी देर पहले हमने 2 शब्द देखे। सबसे पहला देखा डिलीवरी और दूसरा देखा हमने इंट्राडे ट्रेडिंग। अभी डिलीवरी और इंट्राडे ट्रेडिंग में फर्क क्या होता है? फर्क ये होता है, डिलीवरी का मतलब होता है कि एक शेयर जो आपने आज खरीदा, आज मान लीजिए 1 जनवरी है, आज आपने इसे खरीदा और इसको आप अगर कल बेचते हैं, 2 तारीख को भी बेचते हैं, तो भी ये डिलीवरी के अंतर्गत आता है। चाहे आप इसे 2 तारीख को बेचे या 10 तारीख को बेचे या उसके 1 साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद कभी भी बेचे, ये डिलीवरी के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन जो शेयर आप आज सुबह खरीदेंगे और आज ही बेच देंगे मार्केट बंद होने से पहले, मार्केट कब खुलता है? 9:15 बजे। मार्केट बंद कब होता है? 3:30 बजे। आप अगर 9:15 बजे से लेके 3:30 बजे तक अगर कोई शेयर खरीदने के बाद उसे उसी दिन बेच देते हैं तो सिंपल सा मतलब होता है, इसी को कहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। थोड़ी देर पहले जो हम बात कर रहे थे कि जो 5 गुना हमें सस्ता स्टॉक्स मिलता है, उसका सबसे बड़ा मेन कारण होता है यही कि आपको उसी दिन खरीदना और उसी दिन ही बेचना होता है। अब इंट्राडे के कुछ बेनिफिट्स हम यहाँ पे जान लेंगे। सबसे पहला आता है कि रिजल्ट्स इन द सेम डे। डिलीवरी में ये होता है कि आज आपने खरीदा है तो वो कल बढ़ भी सकता है, वही रह सकता है या घट भी सकता है। लेकिन ये आपको शायद 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद आपको ये चीज आपको रिजल्ट मिले, या लंबे समय तक लोग उसको होल्ड करते हैं। लेकिन इंट्राडे का सबसे बड़ा फायदा होता है कि आपको रिजल्ट आज ही के आज मिल जाता है। जैसे एक उदाहरण मैं आपको दूं, आपने एक शेयर खरीदा 100 रुपए का, डिलीवरी में हो सकता है वो आपको बहुत सारे दिन बाद, मतलब मान लीजिए 20 दिन बाद, वो 100 रुपए का 102 रुपए हुआ, तो 20 दिन बाद आपको यहाँ पे 2 रुपए का फायदा हो रहा है। लेकिन वहीं पे इंट्राडे में अगर आपको 100 रुपए का फायदा या 100 रुपए का कोई स्टॉक है, वो अगर 2% भी चला जाता है, मान लीजिए 2% चला जाता है, तो 2% का मतलब ये होगा कि आपको यहाँ पे 5 गुना का जो आपको एक फायदा मिल रहा है वो सीधा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका हिसाब मैं थोड़ी देर बाद में आपको बताऊंगा। अब यहाँ पर सबसे बड़ा फायदा यही है कि आपका जो फायदे का जो तौर तरीका है वो रोज के रोज आपको मिल सकता है। हाँ, इसी के साथ नुकसान का भी तौर तरीका यही है। अगर फायदा भी रोज हो सकता है तो नुकसान भी यहाँ पे रोज हो सकता है। डिपेंड करता है कि आप कितने यहाँ पर स्किलफुल है। दूसरा हमारा पॉइंट है, आपको यहाँ पर किसी भी स्टॉक्स को होल्ड करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है।
आप आज ही आप इसको खरीदते हैं, आज ही इसको बेच देते हैं। इसको लेके आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती है। और तीसरा होता है लेवरेज, जिसके बारे में हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि जो हमको गुना वाला जो हिसाब है, यहाँ पर आपको काफी रियायत के साथ इंट्राडे में चीजें मिल जाती है। अब इंट्राडे में हिसाब किताब कैसे होता है, प्रॉफिट और लॉस हम किस तरीके से देखते हैं, आइए जानते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 150, हम एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लेते हैं कि आपके पास 10,000 रुपए है। अब इन 10,000 रुपए के आपने पूरे स्टॉक्स खरीद लिए हैं। अब 10,000 का जो 1% होगा कितना होगा, 100 रुपए। 10,000 का 1% 100 रुपए होता है। अब ये मान के चलते हैं कि आपका स्टॉक आज ही के दिन आपने जो डिलीवरी में लिया है, मान लीजिए डिलीवरी में आपने इसको खरीद लिया है। अब आज ही के दिन अगर आपने खरीदा और 20 दिन बाद अगर 1% बढ़ता है तो आपको कितना मिलेगा, 20 दिन बाद 100 रुपए मिलेगा। बड़ा सिंपल हिसाब है। लेकिन यही चीज अगर आपने आज 10,000 रुपए किसी एक स्टॉक में निवेश किया है जो आपको 5 गुना सस्ते में मिला और वो स्टॉक 1% बढ़ा, मतलब 10,000 का 1% कितना, 100 रुपए, तो आपको 5 गुना सस्ते में मिला, मतलब इंटू 5 हो जाएगा। यहाँ पे कुल मिला के आपका जो फायदा है वो सीधा सीधा 500 रुपए का हो जाएगा। जहां पे डिलीवरी में 1% सिर्फ 100 रुपए बढ़ रहा था, इंट्राडे में वही प्रॉफिट आपका 100 से मल्टीप्लाई होके 5 हो जाएगा। तो इसका उत्तर आएगा 500 रुपए, सीधा सीधा 5 गुना का फायदा। इसी का उल्टा लॉस भी वही है। अगर 20 दिन बाद आपका कोई स्टॉक जिसमें आपने 10,000 रुपए निवेश किया है वो अगर 1% घट जाता है तो आपका सिर्फ 100 रुपए माइनस होगा। वहीं पे अगर आपका इंट्राडे में आपने 10,000 रुपए निवेश किया है और 1% घट जाता है तो उसी तरीके से आपका माइनस भी 500 होगा। जहां पे आपका फायदा मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से 5 गुना बढ़ेगा, आपका नुकसान भी मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से 5 गुना घटेगा। इस बात को याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब कुछ बहुत जरूरी पॉइंट इंट्राडे के ट्रेडिंग के बारे में। सबसे पहला, ये बहुत हाई रिस्क से आता है। जहां पे आप अगर कोई स्टॉक को ज्यादा दिन तक होल्ड करते हैं तो वहां पे आपको इस बात की चिंता नहीं होती है कि मार्केट कितना ज्यादा ऊपर जा रहा है, कितना ज्यादा नीचे जा रहा है। आपके पास रिस्क लेने के लिए एक वक्त होता है। लेकिन इंट्राडे में सबसे पहला यही है कि ये दिन के शुरुआत में शुरू हो जाएगा 9:15 से लेकर 3:30 बजे तक। तो यहाँ पे रिस्क भी, क्योंकि मार्केट अगर काफी वोलाटाइल रहता है, काफी ऊपर और नीचे हो रहा है, तो यहाँ पे रिस्क भी उतना बढ़ जाता है। दूसरा है इंट्राडे ट्रेडिंग का, वो है फुल टाइम जॉब। डिलीवरी में ये चिंता नहीं होती है। आपने आज स्टॉक खरीद के रख दिया, आप उसको 2 साल, 4 साल, 5 साल, जिस प्रकार से बैंक में पैसा रखा जाता है उसी तरीके से स्टॉक खरीद के रखा जा सकता है। और उसकी तरफ अगर आप ना भी देख रहे हो, वैसे तो हम उसका हिसाब किताब तो रखते ही है कि क्या बढ़ रहा है, क्या घट रहा है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत चिंतित नहीं होना पड़ता है। आप स्टॉक्स खरीद के अपने दूसरे कामों में व्यस्त रह सकते हैं। पर इंट्राडे ट्रेडिंग में ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि ये इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब ही है कि आज ही आपको खरीदना है और आज ही आपको बेचना है। इसलिए आपको 9:15 बजे से 3:30 बजे तक पूरी तरीके से सजग रह के ही इस काम को किया जा सकता है। ये किसी अन्य दूसरे जॉब के साथ अगर आप करने जाते तो कई बार इसमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अगर आपका कोई दूसरा 9 से 5 वाला अगर कोई जॉब है, हाँ, अगर कोई व्यक्ति कोई बिजनेस करता है और जो अपने ट्रेडिंग को भी समय दे सकता है, वो व्यक्ति इसको आसानी से कर सकता है। तीसरा अपना पॉइंट है लिमिटेड टाइम फॉर ट्रेडिंग। जैसे कि डिलीवरी में आप इसको लंबे समय तक होल्ड कर सकते हैं, पर सबसे एक कमी इंट्राडे ट्रेडिंग में यही है कि आपके पास पूरे दिन भर में सिर्फ और सिर्फ ये 6.5 घंटे ही होते हैं। इसी 6.5 घंटे के अंदर ही आपको खरीदना और बेचना होता है। इसीलिए आपको यहाँ पे उससे ज्यादा 3:30 बजे के बाद आप इसमें समय दे ही नहीं सकते। तो इसमें ये एक कमी के बारे में आज हम इसमें बात कर रहे हैं। चौथा और सबसे बड़ा प्रॉब्लम, इसमें शब्द मैंने सिर्फ 2 ही लिखा है, इसमें और एक शब्द आता है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग होता कैसे है कि ज्यादा ट्रेड करना, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा, कभी किसी दिन 2 बार, किसी दिन 3 बार, किसी दिन 10, किसी दिन 50, जिसकी संख्याओं का कोई लिमिटेशन ना हो,
कोई पकड़ या कोई नियम ना बनाया हो, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड कर रहे हैं, उसी को हम कहते हैं ओवर ट्रेडिंग। जैसा ही होता है ना ओवर थिंकिंग, किसी एक समस्या को जब आप बहुत ज़्यादा उसको आप तवज्जो देने लगते हैं, ध्यान देने लगते हैं, उसको बार-बार सोचते हैं, तो आपका दिमाग बहुत ज़्यादा परेशान होने लगता है। उसी तरीके से जब आप ट्रेडिंग को ज़्यादा न समझ के बार-बार उसको करने की कोशिश करते हैं, तब उसी को कहते हैं ओवर ट्रेडिंग। एक दूसरा इसका प्रॉब्लम ये होता है कि इसको कहते हैं रिवेंज ट्रेडिंग। रिवेंज ट्रेडिंग का मतलब है आपने ये तय करके आए कि आपको आज 500 रुपए घर ले जाना है। पहले ट्रेड में आपका नुकसान हो गया मान लीजिए 400 रुपए का। अब आप इस पीछे लग गए कि 400 रुपए का तो नुकसान हो गया, काम करते हैं किसी हालत में ये 400 रुपए का हम या तो 100 रुपए कर लेते हैं या तो बिल्कुल कोई नुकसान ना प्रॉफिट ये करके जाएंगे। इसी के चक्कर में आप 2-4 ट्रेड और लेते हैं और समय के साथ अब आपका ये नुकसान जो है वो बढ़ के चला जाता है 4000 का। ये सिर्फ इसलिए गया क्योंकि आप बदला लेने के भाव से आप ट्रेड कर रहे हो सकता है इस बीच में आपका 1-2 ट्रेड प्रॉफिट वाला भी रहा होगा, लेकिन ज्यादातर लोग रिवेंज ट्रेडिंग बदला लेने के भाव से कि ये वाला मेरा गलत हो गया, इसको पहले सही करूंगा तभी मैं ट्रेडिंग बंद करूंगा। ये जो बदले की भावना इंट्राडे ट्रेडिंग में आती है, ये सबसे ज्यादा शुरुआती समय में लोगों के साथ होता है। जब इसमें थोड़े आप अभ्यस्त होने लगते हैं, आपको जब चीज़ें थोड़ा समझ में आने लगता है, तब आप धीरे धीरे ये ओवर ट्रेडिंग भी आपकी समाप्त होने लगती है और रिवेंज ट्रेडिंग भी समाप्त होने लगती है। पर हाँ, ये शुरुआत में ये चीज़ रहता है, इसलिए इंट्राडे ट्रेडिंग करने से पहले अच्छे खासे एक अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है, समय की आवश्यकता पड़ती है, ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ती है। हमारा 5वां चीज़ है रिक्वायर्ड टेक्निकल नॉलेज। अब ये टेक्निकल नॉलेज क्या क्या चीज़ है, जैसे कि अभी मैं इसके आगे बहुत इसको विस्तारित रूप से मैं इसके ऊपर चर्चा करूंगा, जैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जैसे कैंडलस्टिक्स पैटर्न, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर्स, प्राइस एक्शन, बहुत तरीके की चीज़ें हैं जिसको हम कहते हैं टेक्निकल नॉलेज। इंट्राडे ट्रेडिंग में इन सब की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि मार्केट किस तरीके से ऊपर जा रहा है, कैसे नीचे जा रहा है, इन सब की समझ अगर आपको ना हो तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग में पारंगत हासिल नहीं कर सकते हैं। इसी के विपरीत डिलीवरी में टेक्निकल नॉलेज की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि आप चार्ट देखने की भी आपको आवश्यकता नहीं। आप आज खरीद के रख दिए, आपने इसको सालों के लिए रख दिया है या कुछ महीनों के लिए रख दिया है, तो आज इंट्राडे में उसकी क्या अवस्था है, वो ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, एक दिन के अंदर अंतराल पे आपको इसको देखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इंट्राडे में इसकी अच्छी खासी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इसलिए इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये तमाम सारी चीज़ों का एक अच्छा और पुख्ता मजबूत कंक्रीट नॉलेज होना बड़ा ही आवश्यक है। अब हमारा अगला पॉइंट है कि मार्केट का स्ट्रक्चर, मार्केट की संरचना होती कैसे है, इसको हम कैसे समझते हैं। यहाँ पर जो आप चार्ट देख रहे हैं, यहाँ पर मार्केट धीरे धीरे आपको ऊपर की दिशा में जाता हुआ दिख रहा है। इसी को हम कहते हैं अप ट्रेंड। हम इसको कहते हैं अप ट्रेंड, कहते हैं कि मार्केट धीरे धीरे ऊपर की दिशा में जाता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे कहीं पे भी आप अगर देखते हो तो मार्केट कहीं पे भी नीचे नहीं आ रहा है। पर एक बात है, जब मार्केट अप ट्रेंड करता है तो यहाँ पर कुछ चीजें का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। जैसे यहाँ पे मार्केट एकदम से सीधा ऊपर नहीं भागता है, यहाँ पर मार्केट पहले ऊपर जाता है, फिर थोड़ा नीचे आता है, इसको कहते हैं हायर हाई, फिर थोड़ा नीचे आता है, पर इतना भी नीचे नहीं आता है कि मार्केट जहां से शुरू हुआ था वहां तक पहुंच जाए, फिर मार्केट दोबारा ऊपर चला जाता है। तो ये जो नीचे का जो बिंदु बना है इसको कहते हैं हायर लो। फिर मार्केट थोड़ा और ऊपर चला जाता है, कितना ऊपर, पिछला जो हाई है उसको क्रॉस करके और ऊपर चला जाता है। इस प्रकार से मार्केट हायर हाई और हायर हाई, हायर हाई, हायर लो बनाते हुए जाता है। तो इसी को हम कहते हैं अप ट्रेंड, कि मार्केट सीधे सीधे तो नहीं जा रहा है, पहले मार्केट थोड़ा ऊपर गया, थोड़ा सा नीचे आया, इतना भी नीचे नहीं कि जहां से इसकी शुरुआत हुई वहां तक पहुंच जाए, फिर मार्केट और ऊपर चला जाता है जहां पे अपना हाई पॉइंट बनाया था। इसी तरीके से मार्केट धीरे धीरे क्रमशः ऊपर चढ़ने लगता है। इसी तौर तरीकों को कहते हैं अप ट्रेंड। इसके बाद आता है डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड बिल्कुल इसका विपरीत है।
जहां से मार्केट ऊपर चढ़ा वहां से अब नीचे गिरना शुरू हुआ। ये भी वही है कि मार्केट सीधा सीधा नीचे नहीं गिरता है, अपितु मार्केट थोड़ा नीचे, थोड़ा उसके बाद थोड़ा सा ऊपर, इतना ऊपर भी नहीं कि जहां से गिरना शुरू हुआ था उस तक पहुंच जाए, फिर मार्केट नीचे गिरता है, फिर थोड़ा सा ऊपर, फिर से वही पिछले हाई को क्रॉस नहीं कर पा रहा, फिर मार्केट नीचे, पर यहाँ पे लास्ट हर बार पिछले लो को मार्केट तोड़ता हुआ जा रहा है। इसी को हम कहते हैं लोअर लो लोअर हाई, तो इसी को कहते हैं हम डाउन ट्रेंड। तो डाउन ट्रेंड एक ऐसी चीज है जब मार्केट धीरे 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 नीचे की तरफ जाना शुरू करता है, उसी को हम कहते हैं डाउन ट्रेंड। अब तीसरा हमारा है साइडवेज मार्केट। साइडवेज मार्केट के और भी बहुत सारे नाम हैं। साइडवेज मार्केट कहा जाता है, दूसरा नाम है कंसोलिडेशन, मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, उसी का मतलब होता है साइडवेज। इसके बाद आता है कि मार्केट रेंज बाउंड हो गया। ये जो शब्द, ये जो तीन शब्द मैंने आपको बताया, सबसे पहले साइडवेज, उसके बाद रेंज बाउंड और तीसरा है कंसोलिडेशन। तो इसका और एक शाब्दिक व्याख्या है, इसको कहते हैं एक्युमुलेशन। वो भी, उसका मतलब भी होता है कंसोलिडेशन या रेंज बाउंड मार्केट। इसमें होता ये है कि मार्केट यहाँ पे ना ऊपर जाता ना नीचे जाता। मार्केट थोड़ा नीचे आया, फिर ऊपर चला गया। कितना ऊपर गया? जहां से मार्केट नीचे आना शुरू हुआ। फिर मार्केट थोड़ा नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। ये उसी रेंज में चल रहा है, फिर मार्केट नीचे आता है, ये पिछले वाले लो तक पहुंच गया। मतलब यहाँ पर मार्केट किसी एक एरिया के अंदर ऊपर नीचे, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, जब ऐसा करने लगे, हम इसी एरिया को कहते हैं साइडवेज मार्केट। मार्केट ज्यादातर साइडवेज होते हैं। हफ्ते में अगर 5 दिन ट्रेडिंग हो रही है तो आप वहां पर पाएंगे कि कम से कम वहां पे 2 से 3 दिन मार्केट लगातार, शुरुआत के मिनटों को कुछ छोड़ के, 10, 15, 20 मिनट को छोड़ के सारा दिन लगभग मार्केट आपको साइडवेज दिखाई देता है। यहाँ पे साइडवेज का मतलब है कि मार्केट एक पर्टिकुलर, मान लीजिए अगर आप निफ्टी में काम कर रहे हैं तो ऊपर मान लीजिए 26,000 चल रहा हो और नीचे 25,950, तो अक्सर ऐसा देखा जाता है कि मार्केट 2 घंटे 3 घंटे के लिए इन सिर्फ और सिर्फ 50 पॉइंट के अंदर मार्केट सिर्फ नीचे ऊपर करने लगता है। इसी को ही हम कहते हैं साइडवेज मार्केट। अब बारी है सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझने की। मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। मार्केट को अगर ठीक से समझा जाए तो आखिर में एक ही निचोड़ निकलता है कि मार्केट केवल और केवल सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ही टिका है। अब ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या है? इसका दूसरा नाम भी है, जिसको हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहते हैं। इसी का दूसरा नाम है सप्लाई और डिमांड। तो सपोर्ट का मतलब ये है कि मार्केट में, अब देखिए इसको अगर मैं साधारण भाषा में अगर मैं देखूं तो आप कई कबार होता है कि किसी चीज को अगर आपको नीचे खड़ा करना हो, आप कहते भाई थोड़ा सा सपोर्ट दे दो ताकि उसको आप बेस मिल जाए, उसके आधार पे वो ऊपर चला जाए या आधार पे वो टिका रहे। बस वही चीज यहाँ पर होता है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे मैंने एक पिंक कलर का पट्टी बनाया है। मार्केट यहाँ पे आता है, इस जगह पे आता है और यहाँ पर उसको एक सपोर्ट मिलता है। मतलब कि मार्केट यहाँ पे एक से ज्यादा 2 बार वापस यहाँ से निकलता है, सपोर्ट से निकल के वापस सपोर्ट तक आया, तो मार्केट को यहाँ पे एक सपोर्ट मिल गया, मार्केट को यहाँ पे एक बेस मिल गया। इसी के आधार पे अब मार्केट ऊपर जा रहा है। कुल मिला के साधारण भाषा में कहूं, जहां से मार्केट नीचे से ऊपर जब जा रहा है तो नीचे का जो बिंदु है, नीचे का जो पॉइंट है, उसी को हम सपोर्ट कहते हैं। दोबारा, नीचे से जब मार्केट ऊपर जाता है तो नीचे जहां पे मार्केट को एक पॉइंट मिलता है, एक सपोर्ट मिलता है, उसी को साधारण भाषा में सपोर्ट कहते हैं। रेजिस्टेंस वो होता है, यहां पर देखिए पहुंचा है मार्केट, अब यहां से लेके एक ऊपर आपको और एक पिंक कलर का पट्टी दिख रहा है, इसको कहते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ तब होता है जब मार्केट उसको छू के वापस आना शुरू कर दे। पर यहां पर मार्केट वापस नहीं आया, यहां से मार्केट ऊपर चला गया,
और ऊपर जाके दोबारा ये जो पट्टी है, इसी पट्टी को मार्केट ने दोबारा सपोर्ट बनाया। मतलब ये हुआ कि थोड़ी देर पहले जो रेजिस्टेंस था वही अब सपोर्ट बन गया है। अब मार्केट यहां से और ऊपर जा रहा है। याद रखिए, मार्केट सिर्फ एक ही सपोर्ट और एक ही रेजिस्टेंस के अंदर कभी काम नहीं करता है। इसका अर्थ क्या हुआ? मान लीजिए नीचे एक सपोर्ट है, ऊपर एक रेजिस्टेंस है। मार्केट सिर्फ इसी के अंदर ऊपर नीचे कभी नहीं होता है। तो मार्केट क्या करता है? मार्केट मान लीजिए सपोर्ट पे है, ऊपर रेजिस्टेंस है, यहाँ से पहले रेजिस्टेंस के पास गया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर सपोर्ट के पास आया। इस बार फिर मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को मार्केट ने तोड़ दिया। तोड़ने के बाद अब फिर थोड़ा नीचे आता है, फिर रेजिस्टेंस को ही सपोर्ट बना लेता है। अब मार्केट और ऊपर चला गया। मतलब थोड़ी देर पहले जो यहाँ पे रेजिस्टेंस था, यही चीज अब सपोर्ट के रूप में मार्केट के लिए काम करने लगता है। इसी का विपरीत दूसरा होता है कि मार्केट मान लीजिए रेजिस्टेंस के पास है, नीचे सपोर्ट है। मार्केट पहले ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट अब नीचे जब आ रहा है, अब सपोर्ट ले नहीं रहा है, सपोर्ट को तोड़ के मार्केट नीचे चला आया। फिर मार्केट थोड़ा और ऊपर आया, फिर मार्केट नीचे चला गया। ये सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है। ध्यान से देखिए इस आकृति को। पहले मार्केट सपोर्ट से रेजिस्टेंस के पास जाता है, वहां से दोबारा सपोर्ट के पास आता है, फिर रेजिस्टेंस के पास जाता है। रेजिस्टेंस मतलब जहां पे मार्केट को नीचे भेजा जा रहा है। अब इस बार जब नीचे आता है तो मार्केट सपोर्ट को भेद के नीचे चला आता है, फिर दोबारा ऊपर जाता है और नीचे चला आता है। तो कुल मिला के अब यहाँ पे जो चीज सपोर्ट था थोड़ी देर पहले, वही अब रेजिस्टेंस का काम करने लगा है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में और एक इंपॉर्टेंट बात है, सपोर्ट पे बायर्स होते हैं, रेजिस्टेंस पे सेलर्स होते हैं। बायर्स का काम होता है मार्केट को ऊपर ले जाना, सेलर्स का काम होता है मार्केट को नीचे ले जाना। मतलब सपोर्ट बायर्स के साथी होते हैं, रेजिस्टेंस सेलर्स के साथी होते हैं। या यूं कह सकते हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट ये घर है, बायर्स का घर है और सेलर्स का घर है। अब यहाँ पे जो मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखा रहा हूं, अब मार्केट ने ये जो रेजिस्टेंस था उसको तोड़ के मार्केट फिर से इसको सपोर्ट बना के ऊपर चला गया। एक रेजिस्टेंस मिलता है, मतलब यहाँ पे सेलर्स काफी तादाद में है, यहाँ से मार्केट को नीचे भेजा जा रहा है, पर पूरी तरीके से सपोर्ट तक आया नहीं। उससे पहले मार्केट ऊपर चला गया। आगे क्या होता है आइए देखते हैं। फिर से अब पूरी तरीके से सपोर्ट तक आया नहीं, ये जो रेजिस्टेंस है अब यही दोबारा मार्केट के लिए सपोर्ट का काम करने लगा। देखिए अब सपोर्ट बन गया, अब मार्केट ऊपर से अब नीचे आ रहा है। अब क्या होता है, अब ये सपोर्ट जो था धीरे धीरे ये सपोर्ट को मार्केट ने तोड़ दिया, मार्केट इसके नीचे चला आया। अब जो अब सपोर्ट था यही अब दोबारा रेजिस्टेंस बन गया है। मतलब जो सपोर्ट है वही रेजिस्टेंस है और जो रेजिस्टेंस है वही सपोर्ट है। ठीक है, बस फर्क है कि मार्केट जब नीचे से ऊपर जाता है और कहीं पे टकराता है वो रेजिस्टेंस है, टकरा के अगर ऊपर चला गया तो बाय डिफॉल्ट वही चीज सपोर्ट बन जाता है। एकदम सिंपल भाषा में मैंने आपको ये चीज बताया। देखिए यहां से मार्केट किस तरीके से अब नीचे आ रहा है, तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया। एक बार इसको रिपीट कर देते हैं। नीचे से जब मार्केट ऊपर जाता है, किसी एक पॉइंट को छूता है और वापस आने की कोशिश करता है, तो वो बन जाता है रेजिस्टेंस। जब मार्केट उस रेजिस्टेंस को तोड़ देता है, जब तोड़ देता है, ये दोबारा बन जाता है सपोर्ट। तोड़ना जरूरी है। अगर वापस चला आ रहा है तो वो रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस रह गया, तोड़ के ऊपर चला गया तो वो सपोर्ट बन गया। इसी का उल्टा, अगर मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है तो सपोर्ट बन गया, ये सपोर्ट तक आया, फिर मार्केट ऊपर गया, थोड़ा ऊपर गया, अब सपोर्ट को तोड़ दिया। जहां पे मार्केट ने सपोर्ट को तोड़ दिया तो अब वो बन गया रेजिस्टेंस। बस इतना सारा ये चीज सिंपल भाषा में है। इंट्राडे ट्रेडिंग में एक बहुत जरूरी एक फैक्टर होता है जिसको हम कहते हैं टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम का मतलब होता है, आप ये जो छोटे छोटे कैंडल्स जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो हरा और लाल रंग में है, इनको गिनने का एक मापन। आप ये जो एक एक कैंडल जो देख रहे हैं, ये एक एक मिनट के हैं। ये एक एक कैंडल एक एक मिनट के है। इसी को बदला जा सकता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसी को बदला जाए, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने बहुत अलग अलग टाइम फ्रेम आ जाता है। 1 मिनट का, 3 मिनट का, 5 मिनट का, 10 मिनट का नहीं होता है, 15, 30, 45। इंट्राडे में ज्यादातर 3 या 4 प्रकार के ही इस्तेमाल होता है। सबसे ज्यादा फेमस 3 है। कौन कौन से हैं? 1 मिनट, 3 मिनट और 5 मिनट। कुछ लोग 15 मिनट का भी इस्तेमाल करते हैं,
लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पर इंट्राडे में इस्तेमाल होने वाले, क्योंकि समय कम होता है, उस हिसाब से एक एक कैंडल अगर 30 मिनट का हो जाएगा या 1 घंटे का हो जाएगा तो फिर ज़्यादा ट्रेडिंग समझने में भी दिक्कत होगा और करने में भी दिक्कत होगा। लेकिन इतना ही नहीं है, टाइम फ्रेम का मतलब सिर्फ अपने मन मुताबिक एक कोई भी टाइम फ्रेम चुन के ट्रेडिंग नहीं की जा सकती है। तो इसको समझने के लिए आइए मैं आपको टाइम फ्रेम के बारे में कुछ बहुत ज्यादा जरूरी चीजें आपको मैं अब बताता हूं। इंट्राडे में टाइम फ्रेम को समझने के लिए हमको मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे 3 प्रकार के टाइम फ्रेम को यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं। सबसे पहला 1 घंटा, फिर 15 मिनट और फिर 5 मिनट। लेकिन हम इंट्राडे में कौन से टाइम फ्रेम को किस वजह से देखने वाले हैं एक एक करके, ये तीनों भी हमारे लिए काफी जरूरी है। आइए एक एक करके देखते हैं कि इंट्राडे में 1 घंटे टाइम फ्रेम की क्या भूमिका है, 15 मिनट टाइम फ्रेम की क्या भूमिका है और 5 मिनट टाइम फ्रेम की क्या भूमिका है। सबसे पहले 1 घंटे के टाइम फ्रेम को हम देखते हैं डायरेक्शन के लिए कि मार्केट की दिशा क्या है, मार्केट किस तरफ जा रहा है। थोड़ी देर पहले मैंने मार्केट स्ट्रक्चर जब मैंने आपको बताया था तो उसमें हमने देखा था कि मार्केट अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज, ये 3 प्रकार की चीजों को हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखते हैं। तो ये कैसा दिखता है, अगर आप इस चार्ट को देख रहे हैं तो ये जितने भी आपको यहाँ पे कैंडल्स दिख रहे हैं ये सब 1-1 घंटे के टाइम फ्रेम पे है। इसका मतलब ये है कि 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे ये एकदम पूरी तरीके से आसानी से समझा जा सकता है कि मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड कर रहा है। थोड़ी देर पहले जो मैंने आपसे अप ट्रेंड का जो नियम बताया था कि मार्केट हायर हाई हायर लोज बनाता है, हायर हाई और हायर लोज बनाते हुए मार्केट ऊपर की दिशा में चलने लगता है। तो हम मार्केट के डायरेक्शन को, दिशा को समझने के लिए 1 घंटे का टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करते हैं। इसी का उल्टा होता है डाउन ट्रेंड, कि मार्केट जब आपको 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे सीधा नीचे आता हुआ दिखता है तब वो आपको डाउन ट्रेंड का एक आभास दिलाता है, एक संकेत देता है। तीसरा होता है कि मार्केट साइडवेज, कि मार्केट एक ही एरिया में बहुत देर तक जब ऊपर और नीचे होते रहता है, हम इसी को कहते हैं साइडवेज। अब बात आती है 15 मिनट की। हमने 1 घंटे टाइम फ्रेम पे ये जाना कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है। अब हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम को देख के, सबसे पहले मान लीजिए मार्केट का हमने डायरेक्शन देख लिया और ये समझ में आया कि मार्केट अभी अप ट्रेंड कर रहा है, फिर हम उसको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे बदल देंगे। बदलने के बाद हम क्या देखने वाले हैं, हम बिहेवियर देखने वाले हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम का। बिहेवियर में कौन कौन सी चीजें आती है, सबसे पहले आता है मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आपसे थोड़ी देर पहले ही बात किया कि 1 घंटे के टाइम फ्रेम को देखने के बाद अब हम दोबारा 15 मिनट के टाइम फ्रेम के मार्केट स्ट्रक्चर को देखेंगे कि मार्केट का अब 15 मिनट के हिसाब से मार्केट कहाँ सपोर्ट छू रहा है, कहाँ रेजिस्टेंस को छू रहा है, मार्केट की पूरी आकृति कैसी है, इसी को कहते हैं मार्केट स्ट्रक्चर। दूसरा आएगा फेक रिजेक्शन। फेक रिजेक्शन क्या होता है, कई बार मार्केट मान लीजिए नीचे सपोर्ट से उठता हुआ रेजिस्टेंस तक पहुंचा, अब फिर मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर मार्केट ऐसा लग रहा कि मार्केट अभी यहाँ पे और ऊपर चला जाएगा, एकदम से मार्केट गिरने लगता है। तो इसी को कहते हैं फेक रिजेक्शन। रिजेक्ट तो हुआ लेकिन अब मार्केट पूरी तरीके से चीज को अपना नहीं पा रहा है, वहां पे ज्यादा या तो बायर्स हावी हो रहा है या तो ये चीज दोनों तरीके से लागू होता है। तो इसी को कहते हैं फेक रिजेक्शन। कई बार होता है कि मार्केट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऊपर गया, रिजेक्ट हुआ, मार्केट नीचे आया, एकदम से मार्केट ऊपर चला गया, इसी को भी कहते हैं फेक रिजेक्शन। इससे पहले हमने जो उदाहरण देखा वो रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों को मिला के था, ये वाला सिर्फ रेजिस्टेंस का। इसका और एक उदाहरण कि मान लीजिए मार्केट ऊपर से मार्केट नीचे आया और नीचे एक सपोर्ट मिला, मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे मार्केट को रिजेक्शन मिल रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर वापस रिवर्स हो रहा है, एकदम से मार्केट यहाँ से गिर जाएगा। तो इसी को हम कहते हैं फेक रिजेक्शन। इन सब चीजों को हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम देखने की कोशिश करते हैं कि मार्केट पूरी तरीके से कहाँ कौन सा काम कर रहा है। और तीसरा होता है हमारा रिट्रेसमेंट। अब आती है बारी 5 मिनट की।
अब 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हम क्या करते हैं, हम एंट्री के बारे में सोचते हैं कि अब हमें एंटर करना है मार्केट में। हमने 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे मार्केट का डायरेक्शन देख लिया, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे पूरी मार्केट की आकृति समझ ली, कहाँ पे मार्केट रिजेक्ट हो रहा है, कहाँ पे रिट्रेस्ट हो रहा है, मार्केट किस तरीके से भागने की कोशिश कर रहा है, कहाँ पे क्या कर रहा है। अब तीसरा आता है हमारा 5 मिनट टाइम फ्रेम पे एंट्री। अब एंट्री करने के लिए हम बहुत सारी चीजों को यहाँ पर देखते हैं। एक उदाहरण के तौर पे यहाँ पे अगर आप देखते हैं कि हम अप ट्रेंड में क्या करते हैं, बाय करते हैं, और डाउन ट्रेंड में हम क्या करते हैं, सेल करते हैं। लेकिन बाय कब करते हैं, सेल कब करते हैं, इसको भी लेके बहुत सारी चीजें एक एक करके अब हमारे सामने आएगा। जैसे मैं आपको कुछ एक उदाहरण आपको बता देता हूं कि जैसे कैंडल स्टिक्स पैटर्न होते हैं, चार्ट पैटर्न होते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से जानने की कोशिश करेंगे कि इन सब के द्वारा मार्केट में हम किस प्रकार से जान सकते हैं कि हमें एग्जैक्ट एंट्री कहाँ करनी है। कुछ देर पहले हमने ये देखा कि हम मैन्युअली किस प्रकार से सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए जो इंडिकेटर्स फ्री में अवेलेबल है, क्या वो किस तरीके से काम में आ सकता है। इसके लिए आप tradingview.com के इस इंडिकेटर सेक्शन में चले जाएंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये लिखने के बाद आपके सामने सैकड़ों बहुत सारे इंडिकेटर्स आपके सामने आ जाएंगे। अब इनमें से सब तो बहुत अच्छे हैं, जैसे बहुत ज़्यादा वाइडली इस्तेमाल आपको लक्स एल्गो का भी इंडिकेटर सबसे ज़्यादा 44,000 के आसपास इस्तेमाल होता हुआ दिख रहा है। उसके बाद चार्ट प्राइम का भी एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है। लेकिन मेरा जो फेवरेट है वो है आपका ये जो जॉनी ट्रेंड लाइन से सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है आपको, इससे चलिए हम इसको यहाँ पर पहले सेट कर लेते हैं। क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। साथ में इसके थोड़े से सेक्शन इंडिकेटर सेक्शन में आके सेटिंग्स में जाएंगे और जो 20 लिखा हुआ है इसको हम कर देंगे 5। जैसे आप इसको 5 कर देते हैं तो अब आपके सामने सारा इंडिकेटर का जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो बाय डिफॉल्ट के तरीके से आपके सामने बन के चला आता है। देखिए आप अगर इसको देखेंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस बन चुका है, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस बन गया है, यहाँ पे सपोर्ट बन गया। साथ में आपको ये ट्रेंड लाइन के साथ आपको मार्केट में दिखा रहा है कि ट्रेंड लाइन कहाँ से गुजर रहा है, साथ में सपोर्ट तो है ही है। तो इस प्रकार से आप ट्रेंड लाइंस के साथ सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आप पा सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको सबसे पहले ही कहा है। अच्छा, साथ में इसमें एक बात और है, ये आपको अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दोनों की जानकारी क्रमशः देता रहता है। लेकिन इसमें आपको ये दोनों चीज पे ध्यान नहीं देना है, केवल और केवल सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तरफ ही आपको ध्यान देना है। अब देखिए इंडिकेटर्स हमेशा याद रखिएगा कि बहुत सारे इंडिकेटर्स जो होते हैं वो लैगिंग भी होते हैं। ज्यादातर इंडिकेटर्स लैगिंग होते हैं, चाहे वो आप सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करें या आप किसी दूसरे चीज के बारे में बात करें। तो यहाँ पर हम अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखते हैं, हमेशा याद रखिएगा कि हम ज्यादातर पुल बैक्स पे ही भरोसा कर दें कि मान लीजिए यहाँ पे सपोर्ट पे आया है, अब मार्केट अगर यहाँ से उठ के दोबारा अगर यहाँ पे जाता है, सपोर्ट के पास आता है, तो ही हम यहाँ पे एंट्री के बारे में विचार करते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा है ना कि एंट्री कहाँ से होगा, तो एंट्री हम इसी तरीके से विचार करते हैं, चाहे वो सपोर्ट की बात हो या चाहे रेजिस्टेंस की बात हो। इसी तरीके से इसको अगर मैं हटा भी लेता हूँ और एक इंडिकेटर मैं आपको दिखाता हूँ, वो भी बहुत अच्छा काम करता है। यहाँ पर आप लिखिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, यहाँ पे आप पाएंगे MTF आएगा। थोड़ी देर वेट करिए, कभी कभी थोड़ा सा अपीयर होने में समय लग जाता है। यहाँ पे देखिए आप अगर यहाँ पर देख पा रहे हैं फ्लक्स चार्ट के द्वारा MTF सपोर्ट और रेजिस्टेंस। चलिए हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अब ये बहुत अच्छी तरीके से आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिखाता है। ग्रीन कलर का लाइन मतलब सपोर्ट, रेड कलर का लाइन मतलब रेजिस्टेंस। आप चाहे तो इसके वैल्यूज को भी कम और ज्यादा कर सकते हैं। ये भी आपको बहुत, ये सब चीजें हम जैसे कि मैंने आपसे कहा कि एंट्री के लिए 5 मिनट टाइम फ्रेम के बारे में बात कर रहे थे,
बहुत सारा ऐसा भी है कि आप 1 मिनट टाइम फ्रेम पे भी आप एंट्री के बारे में विचार कर सकते हैं, उसमें भी आप एंट्री कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए चलिए हम अभी हमारे अगले इंडिकेटर, अब हम बात करेंगे कि ट्रेडिंग में, खासकर इंट्राडे ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले इंडिकेटर्स के बारे में। उनमें से सबसे पहला नाम आता है RSI। RSI का मतलब होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। आइए इसको हम यहाँ पे लगा लेते हैं। अब इसके कुछ नियमावली है, उसके बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। बात करने से पहले इसको थोड़ा सा डार्क करना बड़ा बेहद ज़रूरी होता है। आइए उसको भी आप सीख लीजिए। इसको डार्क है मतलब ये जो लाइंस है जो आपको काफ़ी यहाँ पे धुंधला दिखाई दे रहा है, इनको थोड़ा सा हम पहले डार्क करना सीखेंगे, तब जाके मैं इसके बाद में आपको पूरा चीज़ एक एक करके डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले स्टाइल में चले जाएंगे। जो 70 लिखा हुआ है, जो सब वैल्यू है वैल्यू को वैसा ही रखने वाले, सिर्फ 70 के सामने जो कलर है इसको हम रेड कर देंगे। रेड करने के बाद नीचे लाइंस कर देंगे, इसको थोड़ा सा मोटा कर देंगे। उसी तरीके से 50 वाला जो है इसको येलो कर देंगे, और येलो करने के बाद इसके लाइंस को भी थोड़ा सा हम यहाँ पे मोटा कर देंगे ताकि विजिबल अच्छा हो जाए। अब देखिए, माफ कीजिएगा, हाँ अब इसे हमें येलो करना है। लाइंस को हमने येलो कर दिया है। अब 30 वाला जो है इसको भी हम कर देंगे। साथ में 70 50 हो गया है। अब 30 की बारी, इसको हम कर देंगे ग्रीन। ग्रीन क्या दिखाता है? ग्रीन दिखाता है सपोर्ट को। ठीक है, थोड़ा सा नीचे आते हैं, लाइंस को भी बस। अब देखिए, अब आपके सामने ये सारी चीजें बहुत आसानी से आपको ये चीज समझ में आ रहा है। देखिए, ये चीज आपको बहुत आसानी से समझ में आ रहा है। जो यहाँ पर बैंगनी कलर का जो लाइन आप देख पा रहे हैं, ये बैंगनी कलर का लाइन करता क्या है? आप चाहे तो आप इसको भी थोड़ा सा आप इसको मोटा कर सकते हैं ताकि थोड़ा सा ये भी अच्छा दिखाई दे। देखिए, बैंगनी कलर का लाइन ये क्या करता है, इसकी भूमिका क्या क्या है? आप अगर देख पा रहे हैं तो सबसे ऊपर एक रेड कलर का लाइन है, नीचे है ग्रीन कलर का लाइन, और बीच में है येलो कलर का लाइन। इसको अगर हम अच्छे से देखना और समझना चाहेंगे तो यहाँ पे रेड कलर का लाइन ये दर्शाता है कि ये ओवरबॉट पोजीशन पे। ओवरबॉट पोजीशन का मतलब क्या है? मतलब ये है कि बायर्स जो खरीदारी कर रहे, खरीदते खरीदते ज्यादा खरीदना हो गया, उसको हम कहते हैं ओवरबॉट। कोई भी चीज जब अति हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, उसे हम ओवर कहते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं, ये जो ग्रीन एक सेक्शन आपको दिखा रहा है, ये ग्रीन सेक्शन का मतलब ये कि मार्केट अभी ओवरबॉट पोजीशन पे चला गया है। ये RSI का टर्म है, एक शब्द है, एक शब्दावली है कि जैसे ही ग्रीन कलर अपीयर होता है तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि मार्केट यहाँ पे अब बहुत ज्यादा खरीदारी हो गई है, यहाँ से अब मार्केट के नीचे आने की आशंका है। लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता है। मार्केट ओवरबॉट होने के बावजूद भी मार्केट ऊपर जाते रहता है। तो RSI कोई ऐसा इंडिकेटर नहीं है जो आपको बाय और सेल का सिग्नल देगा। RSI बस आपको उन स्थानों के बारे में बताता है जहां जहां मार्केट आके आपको या तो ओवरबॉट के बारे में बताता है, और इसका विपरीत जिसको हम कहते हैं ओवरसोल्ड। ओवरसोल्ड का मतलब होता है जिस जगह पे मार्केट ज्यादा बेचा जा चुका है सेलर्स के द्वारा। मतलब सेलर्स ने जो बेचना शुरू किया, बेचते बेचते आप अगर देखें कि इस जगह पे आइए, देखिए यहाँ पर आप जैसे आते हैं, अब यहाँ पर देखिए लाल रंग आपको दिख रहा है। ग्रीन कलर के पट्टी के नीचे, लाइन के नीचे लाल रंग आपको दिख रहा है। ये जो लाल जोन बन गया है, इसको कहते हैं हम ओवरसोल्ड। ओवरसोल्ड का मतलब जो सेलर्स है वो बहुत ज्यादा बेच चुके हैं, अब यहाँ से मार्केट रिवर्स होने की आशंका है। बस ये जो शब्द है इसको पकड़े रहिएगा, आशंका, ये निर्धारित नहीं है। हर बार यहाँ से मार्केट ऊपर चला जाएगा ये जरूरी नहीं है। कई बार होता है इसके और नीचे चला जाता है, आप जैसे इसको देख सकते हैं। बस RSI का इस्तेमाल ज्यादातर इसीलिए होता है कि किस किस जगह पे मार्केट
फ्लैट हो रहा है या मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है या मार्केट अप ट्रेंड में है या मार्केट डाउन ट्रेंड में है। पूरी तरीके से ट्रेंड को भी निर्धारित नहीं कर पाता है, सिर्फ ये स्ट्रेंथ दिखाता है इंडेक्स का, इसीलिए इसका नाम है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। आइए अब हम चलते हैं हमारे दूसरे इंडिकेटर की तरफ। जिस इंडिकेटर के बारे में हम बात करने वाले हैं ये भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है इंट्राडे ट्रेडिंग में। इसका नाम है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। ठीक है, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। आइए इसके इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे मूविंग। अब जैसे आप लिखते हैं तो आपके सामने आ जाता है, देखिए यहाँ पर आप अगर देख पा रहे हैं तो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, इसको हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अब देखिए यहाँ पे चार्ट पे ये लग चुका है ब्लू कलर का लाइन। आप चाहे तो इसके लाइन के रंग को भी आप बदल सकते हैं ट्रेडिंग। हाँ, यहाँ पर आप चले जाइए सेटिंग में, अब यहाँ पर ब्लू कलर दिया हुआ है, आप चाहे कोई भी रंग रख सकते, येलो रख सकते। थोड़ा सा इसको नीचे करेंगे तो इसको लाइन को मोटा भी कर सकते हैं, आप इसके लाइन को डॉट डॉट भी कर सकते, प्लेन भी रख सकते, ये आपकी मर्जी है। साथ में इनपुट में आएंगे तो इसके वैल्यू को भी आप बदल सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं 9 रखा हुआ है, अब 9 के बदले में आप यहाँ पे 20 भी रख सकते, 100 भी रख सकते, 200 भी रख सकते, वो आपकी मर्जी है। अब ये हो गया मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। इसका मतलब ये होता है कि जितने आप वहां पर नंबर बदल रहे हैं उसी के हिसाब से ये कैंडल्स को काउंट करके प्राइस एक्शन को निर्धारित करके वो आगे बढ़ रहा है या पीछे जा रहा है, उस हिसाब से ये लाइन आपको दिखाता हुआ आगे बढ़ता है। जैसा जैसा मार्केट जाएगा वैसा वैसा ही ये मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आपके प्राइस के साथ चलता जाएगा। अगर इसमें बदलाव आएगा, प्राइस एक्शन में बदलाव आएगा, तो मूविंग एवरेज भी साथ साथ घटता हुआ नीचे जाएगा। अब मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल ये तो एक सिंगल इंडिकेटर हो गया। कई कबार होता है कि लोग एक से अधिक भी एक बार में इस्तेमाल करते हैं कॉम्बिनेशन के तौर पे। कभी 2 मूविंग एवरेज इस्तेमाल करते हैं, कभी 3 करते हैं, कभी 4 करते हैं। चूंकि ये ट्रेडिंग व्यू का एक फ्री साइट है, यहाँ पे प्रीमियम हमने नहीं लिया है, तो यहाँ पर आप केवल 2 ही इंडिकेटर एक वक्त पे लगा सकते हैं। ऐसे सिचुएशन पे एक इंडिकेटर है जो आपको ईएमए के बारे में है, जो एक बार में 4 इंडिकेटर आप लगा सकते हैं। उसका नाम है, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, मूविंग, यहाँ पर आप देख सकते हैं मूविंग एवरेज रिबन। आइए इसको हम लगा लेते हैं। आप इसको जैसे लगाते हैं, अब देखिए आपके सामने ये 4 मूविंग एवरेजेस आ गए हैं। इसके सेटिंग में चलते हैं। सेटिंग में जाने के बाद अब आप देखिए यहाँ पे 4 मूविंग एवरेजेस है। बाय डिफॉल्ट मतलब पहले से ही जो इसमें फिगर्स दिए हुए हैं, जो सेटिंग्स पहला वाला 20 है, 50 है, 100 है और 200 है, उनके कलर्स भी यहाँ पे पहले से सिलेक्ट है। आप चाहे तो आप इन चारों के यहाँ पे आप फिगर्स बदल सकते हैं, नंबर बदल सकते हैं, इनके कलर्स बदल सकते हैं, इनकी मोटाई घटाई सब कम कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे सब के सब SMA में होता है, हमें इसे क्लिक करके इसको EMA में करना होता है। आप चाहे तो आप बाकी चीज़ों में भी कर सकते हैं, आप WMA में कर सकते हैं, VWA में कर सकते हैं, SMMA में कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। आपको अपने स्ट्रेटेजी के अनुसार आप इसमें फेर बदल कर सकते हैं। आप चाहे तो ये 4 है, 4 में से आप 2 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 3 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको करना ये है, यहाँ पे जो टिक लिखा हुआ है आप इसको अनटिक कर दीजिए, तो सिर्फ अब आपके सामने 3 ही EMA रह गया है। देखिए चौथे का कुछ भी आपको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आप दोबारा इसको टिक करेंगे तो सब के सब वापस यहाँ पे आ जाएंगे। तो इस प्रकार से आप 4 EMA भी इकट्ठा एक बार में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हमारी और एक इंडिकेटर के बारे में आपको बताने का बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आइए उसके बारे में भी एक बार हम बात कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे कि इंट्राडे में रिस्क टू रिवॉर्ड क्या चीज होता है और इसमें आपको निपुणता के साथ काम कैसे करना होता है। याद रखिएगा, इंट्राडे ट्रेडिंग एक बहुत ही ज़्यादा नाजुक चीज़ है और इसमें डिसिप्लिन की बड़ी आवश्यकता होती है। डिसिप्लिन के चलते आपको हमेशा अपने कैपिटल का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि आपने कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया है, आपका उससे कितना निकल रहा है या फिर आपका कितना लॉस हो रहा है।
रिस्क टू रिवॉर्ड वो होता है कि मान लीजिए कि आपने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं किस स्टॉक पे इंट्राडे में, और आपने ये पहले से ही तय कर लिया है कि अगर मेरा 500 रुपए नुकसान होगा तो मेरे लिए ये ठीक है, मैं इसको बर्दाश्त कर सकता हूं, तो वो आप सिस्टम पे पहले से ही लगा सकते हैं कि 500 रुपए आपका स्टॉप लॉस है। अब रिस्क टू रिवॉर्ड क्या है? रिस्क क्या है कि 1000 रुपए पे 500 रुपए में गंवाने के लिए तैयार हूं, तो कमाने के लिए कितना तैयार हूं? कम से कम 1500 रुपए। मतलब आप जितना गवा सकते हैं कमाई के बारे में देखेंगे तो कम से कम 3 गुना है। अगर आप ये सोचेंगे कि मेरा अगर नुकसान 500 हो रहा है तो मेरा प्रॉफिट भी अगर 500 होगा तो मुझे चलेगा, एक्चुअल में अगर ऐसा देखने जाएंगे तो ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? मान लीजिए आपने एक ट्रेड लिया, उसमें आपने एक गलती कर ली जिस वजह से आपका एसएल हिट हो गया, मतलब आपका 500 रुपए का नुकसान हो गया। अगले ट्रेड में आपने टारगेट रखा कि भाई मुझे अगर 500 रुपए दोबारा मिल जाए तो फिर मेरा काम हो जाएगा। आपने फिर से लिया और इस बार आपका ट्रेड अच्छा हुआ और आपको 500 रुपए मिल गए। लेकिन यहाँ पे आपका फायदा या नुकसान क्या हुआ देखने जाएंगे तो आपका यहाँ पे ना फायदा हुआ ना आपका नुकसान हुआ, क्योंकि पहले ट्रेड में आपने 500 का नुकसान किया, दूसरे ट्रेड में आपने 500 का फायदा किया, लिया दिया बराबर हो जाएगा। इसीलिए हम हमेशा क्या करते हैं कि हमारा जो रिस्क है उससे कम से कम 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, अब जितना आपके शुरुआती दौर में तो कम से कम रखा जाता है, कम से कम 3 गुना का आप रख सकते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर आपने एक ट्रेड में 500 का नुकसान झेल लिया है, अगले ट्रेड में अगर आपको 1500 मिल जाएगा तो आपके पिछले ट्रेड का जो नुकसान हुआ है वो भी भरपाई हो जाएगा, साथ में आपका 1000 रुपए एडिशनल आपका प्रॉफिट भी हो जाएगा। तो इस तरीके से जब आप चीजों को देखते हैं और ट्रेड लेने से पहले ही अपने स्टॉप लॉस, अपने टारगेट, अपने रिस्क टू रिवॉर्ड, सारा चीज जब पहले से ही तय कर लेते हैं तो आपको आगे चाहे आप स्ट्रेटेजी कोई भी इस्तेमाल कीजिए, तौर तरीका यही होता है, अपने लॉस को बैलेंस करने का तरीका यही होता है। अब बहुत सारे लोग लॉस को किस नजर से देखते हैं? आपने 10,000 का ट्रेड लिया है, अब ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जो 500 रुपए हम शुरुआत से ये सोच के चल रहे थे कि इतना लॉस हुआ तो मुझे चलेगा, ज्यादातर लोग इस नंबर को दिमाग में रखते ही नहीं है, उसे खुला छोड़ देते हैं। भाई लॉस होने दो, 500 का 1000 हो गया, 1000 का 1500 हो गया, 1500 का 200, उनके दिमाग में है चलो मार्केट वापस तो जाएगा, रिवर्स तो करेगा ही करेगा। मतलब कोई प्लानिंग नहीं है, ना टारगेट का प्लानिंग है, ना स्टॉप लॉस का प्लानिंग है, नुकसान कितना होने वाला है। तो इस प्रकार से ट्रेडिंग बिल्कुल मत कीजिए, इसमें आपका अल्टीमेटली नुकसान ही होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।